4 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी पर एक भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई, जिसमें हमारे आर्मी के जवान भी शामिल हैं। बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ और अभी भी सिक्किम में हमारी फोर्सेज द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जो बाढ़ होती है वो होती तो एक प्राकृतिक आपदा है और फिर कई सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं जो कि बाढ़ के कई अलग अलग कारण बनते हैं, और जिसमें सबसे पॉपुलर नाम तो ग्लोबल वार्मिंग का है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको ये कहें कि सिक्किम में जो बाढ़ आई वो प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा किसी के फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ हो तो आज डिफेंस ज्ञान सीरीज का ये वाला जो एपिसोड है ये पहले के बाकी एपिसोड से बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमने ऑब्जर्व करी हैं और हम चाहेंगे कि उनको जानने के बाद आप भी इन सभी पर एक बार सोचिए जरूर। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। चाइनीज वायरस एके कोविड-19, जिसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से और फिर बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैला और कई सारे लोगों की जान गई। लेकिन इसी के साथ फिर बाद में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आने लगी जो कि इस बात की तरफ संकेत करती थी कि ये जो कोविड-19 था ये किसी नॉर्मल वायरस की तरह नहीं था, बल्कि इसे चीन के लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। यानी कि ये एक तरह का बायो वेपन था जिस पर चीन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसी वजह से फेल हो गया और उसी वजह से इस वायरस का सामना खुद चीन को भी करना पड़ा। और जबकि एक रिपोर्ट तो इसी साल जून में देखने को मिली, जब वुहान में चीन के उन्हीं लैब्स में काम करने वाले एक रिसर्चर ने खुद ही इस बात का खुलासा किया कि इस कोरोना वायरस को एक बायो वेपन की तरह चीन द्वारा जानबूझकर इंजीनियर किया गया था। और उस रिपोर्ट को हमने भी अपने डिफेंस अपडेट में कवर किया है। और इन सब के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिक्किम में जो ये बाढ़ आई, तो अगर उस बाढ़ की वजह चीन द्वारा किया गया ऐसा ही एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो, और अब हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने चीन का पिछले 140 वर्षों के बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। और जैसे कि साइंटिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट इस असामान्य सी मौसम घटना के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में एक थ्योरी निकल के सामने आई है जो कि है चाइनीज गवर्नमेंट के क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर, और जिसने इस रीजन में बारिश के पैटर्न को बहुत अलग तरह से इन्फ्लुएंस किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप खुद बारिश पैदा करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल रेन। और दुनिया में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे बारिश लगभग ना के बराबर होती है, वहाँ पे सूखा पड़े रहता है। तो ऐसे इलाकों पर बारिश करवाने के लिए इस आर्टिफिशियल रेन वाले टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके बादलों को बारिश करने के लिए अनुकूल बनाया जाता है। और क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन केमिकल्स में आते हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड प्रोपेन। और इसके नाम से भी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें आप बादलों में बीज बो रहे हैं, बस वो जो बीज है तो वो बारिश करवाएगा। बाकी ये जो क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस है कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और कई सारी स्टडीज़ हैं जो इसके बारे में अलग अलग चीज़ें कहती हैं। कुछ स्टडीज़ ये दावा करती है कि क्लाउड सीडिंग से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो कुछ ये भी कहती है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी होते हैं, और जिसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि अगर ये प्रोसेस सही से नहीं हुई और एक कंट्रोल से बाहर हुआ तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। बाकी जहाँ तक ये क्लाउड सीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या है, तो अब जो चीन है दुनिया के उन देशों में आता है जो कि इस क्लाउड सीडिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिसने अपने वहाँ इस क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि 2021-22 में चीन के हुबेई प्रांत में जब सूखा पड़ा था तो चीन ने अगस्त 2022 में यांगशी येलो रिवर बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग करी थी। और इस हुबेई प्रांत के अलावा चीन ने बीजिंग, हेबई, गांसू, शांगशी, शडांग, किंगहाई, यूनान, इनर मंगोलिया, शिंगजैंग और तिब्बतन प्लेटो, तो इन क्षेत्रों के आसपास भी क्लाउड सीडिंग करी है। और अब ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो कि इस बात का खुलासा करती हैं कि चीन ने अपने जिन क्षेत्रों पर क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट करा था तो उन सभी क्षेत्रों पर इस एक्सपेरिमेंट के ठीक 1 साल बाद वहाँ पे भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। और आपको नहीं लगता कि इन सभी क्षेत्रों पर भारी बाढ़ का आना केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है? और ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हमने सेम प्लेसेस की 2 अलग अलग वर्षों की रिपोर्ट्स को कंपेयर भी किया है। इसमें से एक रिपोर्ट है जिस वर्ष चीन ने वहाँ पे क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट किया, और एक रिपोर्ट है उसके 1 साल बाद की जब उसी जगह पर भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। और जबकि एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी इन सभी फ्लड्स को लेकर पहले वार्न भी किया है। हालांकि पिछले साल जब चीन इस तरह के क्लाउड सीडिंग वाले एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसको उस एक्सपेरिमेंट से अच्छे परिणाम मिल भी रहे थे, तो चीन की सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए उस समय तैयार थी। लेकिन अब वर्तमान समय में उन्हीं सेम जगहों पर जब बाढ़ की स्थिति बन गई है तो इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर ही है कि चीन की सरकार कभी इस बात को स्वीकार करेगी कि ये उनके क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से हो सकता है। इन सब के साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर चीन इस क्लाउड सीडिंग जैसे एक्सपेरिमेंट को कर क्यों रहा है। तो आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में चीन को एनुअली
करीब 30 से 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक की वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति ड्राई ईयर्स में और भी बदतर हो जाती है और 2050 तक चीन की जो ये पानी की कमी है 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक बढ़ सकती है। और जबकि लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जो 80 से 90% तक का ग्राउंड वाटर है वो कंज्यूम करने के लिए अनफिट है और जबकि उनके जलवायु स्तर का भी लगभग आधा हिस्सा इतना प्रदूषित है कि उसे इंडस्ट्री या फार्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नदियों का 50% तक का पानी पीने योग्य नहीं है और उसमें से आधा तो एग्रीकल्चर के लिए भी सेफ नहीं है। और इसी वजह से वेदर को मॉडिफाई करने वाले टेक्निक्स में इन्वेस्ट करने का चीन का एक लंबा इतिहास रहा है ताकि वो पानी की कमी, सूखा, तो इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। और चीन का जो एक क्लाउड सीडिंग वाला प्रोग्राम है तो ये भी कई दशकों से चल रहा है और जिसमें चीन फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और पानी की कमी को दूर करने। लेकिन अब जिस तरह से चीन के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का स्तर एकदम से बढ़ गया है तो ये सारी घटनाएं ये प्रश्न भी उठाती हैं कि क्या इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार चीन का क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात की तरफ आर्ग्यू करते हैं कि चीन के जो एक्सटेंसिव क्लाउड सीडिंग वाले एफर्ट्स हैं तो उन्होंने ही इस एक्सेसिव रेनफॉल को ट्रिगर किया है जिसकी वजह से अभी करंट फ्लड की सिचुएशन बनी है। और इन सब के अलावा एक फैक्ट ये भी है जिस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि चीन के स्पेसिफिक रीजन्स जहाँ पे सूखा वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो इस तरह की स्थिति को बनाने में और बढ़ाने में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर चाहे यांगशी नदी पर 3 गॉर्जियस डैम को बनाने वाली परियोजना हो या फिर एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट में कमी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऐसे कई सारे पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स भी हैं जिन्होंने चीन के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में सूखा वाली स्थिति को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और इसलिए जैसा कि हमने आपको कहा कि पानी की कमी की वजह से ही जो चीन है वो क्लाउड सीडिंग जैसे एक्सपेरिमेंट की तरफ गया और ये एक्सपेरिमेंट कोई पहली बार नहीं हो रहे बल्कि चीन बहुत पहले से कर रहा है। जैसे कि बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया था कि 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे तो उस इवेंट को एक रेन फ्री इवेंट बनाने के लिए चीन ने ओलंपिक से पहले और उस दौरान भी मौसम में अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। इसके अलावा 2009 में भी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें यह बताया गया था कि किस तरह से चीन की जो क्लाउड सीडिंग वाले एक्सपेरिमेंट हैं वो बैकफायर कर रहे हैं और उस वजह से बीजिंग में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कि चीन ने तिब्बतन प्लेटो और माउंटेन्स पर ऐसे कई हजार चैम्बर्स को स्थापित किया है और जहाँ पे कुछ इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं जो कि बहुत ही फाइन सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगी और वो पार्टिकल्स तेज हवाओं के साथ एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। और अगर आपने शुरू में वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो हमने आपको बताया था कि क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन केमिकल्स में ये सिल्वर आयोडाइड भी आता है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चीन ने तिब्बत और शिंगजियांग के माउंटेन स्लोप्स में 500 से अधिक ऐसे बर्नर्स को डिप्लॉय किया है जो कि चीन के स्काई रिवर प्लान के हिस्से के तौर पर है और इसके साथ चीन का उद्देश्य है इस रीजन में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर के रेट से वहाँ पर रेनफॉल करवाना। और चीन द्वारा मौसम में बदलाव करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कराना चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें इस बात का पोटेंशियल भी है कि इसे एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि चीन ने भी इस क्लाउड सीडिंग वाले एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर टूल की तरह किया है तो इस बात का फिलहाल अभी कोई प्रमाण तो नहीं है और अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन सरकार के अनुमान के मुताबिक तिब्बती क्षेत्रों में होने वाली बाढ़ और कटाव से असम में 2753 लोगों की जान गई है और लगभग 4659.472 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। और जबकि इस बात का भी शक है कि भारी वर्षा ना होने के बावजूद तिब्बत में जो वहाँ का नेचुरल वाटर सिस्टम है तो उसमें चीन का संदिग्ध हस्तक्षेप अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बाढ़ का कारण बनता है। यहाँ तक कि 2018 में चीन ने एक वेदर कंट्रोलिंग मशीन को भी लॉन्च किया था और उसको लॉन्च करने के साथ चीन का ये इरादा था कि अलास्का जितने आकार के क्षेत्र में भी वो वेदर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। और ये जो वेदर कंट्रोलिंग मशीन है इसे चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ओन करती है। और कंसर्न इस बात का भी है कि चीन के जो एक क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट है इनका असर हिमालय क्षेत्र में रहने वाले 70 मिलियन से अधिक लोगों पर पड़ सकता है। और जबकि चीन ने 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लड वार्निंग डेटा देने से इनकार करके अपनी वाटर डिप्लोमेसी के अनकन्वेंशनल टूल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। और आपने भी खुद इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि हाल ही के समय में भारत के जो हिमालय रीजन है वो अनयूजुअल तरीके से हैवी रेनफॉल का सामना कर रहे हैं और जिससे ह्यूमन लाइफ, इकोलॉजी, हर चीज़ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रही है। और इसलिए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानसून के पैटर्न में अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदलाव आना ये चीन के क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से भी हो सकता है। हालांकि 1977 के यूएन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन के मुताबिक किसी के साथ शत्रुता के लिए एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, लेकिन जो क्लाउड सीडिंग है वो कुछ खास उद्देश्यों की वजह से सीधे तौर पर इस ट्रीटी का उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर जानबूझकर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर इससे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और नैतिक चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन चीन में जो अनयूजुअल तरीके से रेनफॉल को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, फ्लड की स्थिति बन रही है, तो चीन का ये क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इन वेदर पैटर्न्स के बदलने के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
हालांकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और जैसे कि हमने आपको कहा कि फिलहाल अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये सारी चीज़ें चीन के इस क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हो रही हैं। लेकिन अगर इस पर डिबेट छिड़ी है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से धुआं तो उठा है, और धुआं तो ऐसे ही नहीं उठता है। तो इसलिए प्रश्न करना बनता ही है कि चाइनीज़ वायरस पैंडेमिक के बाद क्या क्लाउड सीडिंग एक दूसरा डिजास्टर बनने की तैयारी में? तो इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।